हे गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रैकर विद टीवी में। आज हम लोग JAIIB का सब्जेक्ट लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग के चैप्टर नंबर 62 से 67, दैट इज़ ऑल चैप्टर्स रिमेनिंग ऑफ द सब्जेक्ट लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं। तो ये वीडियो में आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेगी, उसको आपको लास्ट तक देख के कुछ कुछ चीज़ें ग्रैब करके उसको लिख लेना है, ठीक है। और ये मत सोचिएगा कि ये बुक ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया कहानी। आगे जब हम लोग के पास टाइम बचता है, अगर हम लोग इसके बाद नया चैप्टर नया बुक स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल वाला जो है बुक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल के लिए आखिर आज के बाद आप लोग का लीगल रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स ख़त्म हो गया ये मत सोचिएगा। ये तो आपका हो गया, थोड़ा सा डिस्कस कर लिए। अब हम लोग क्या है उसके क्वेश्चंस देखेंगे, रैंडमली क्वेश्चंस देखेंगे, कोई भी चैप्टर से उठाए उसको रैंडमली ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। ये करेंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल हमको क्या है, ये बुक ख़त्म करने के बाद दूसरा बुक है, दूसरा बुक के बाद तीसरा बुक है, उसको कंप्लीट करने के बाद टाइम बचता है तो फिर उसके बाद हम लोग वो चीज़ भी करेंगे जो आप लोग को इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 62, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये क्यों लाना पड़ा? आपने आपने सुना क्या होगा, आपने देखा भी होगा। फॉरेन के डीलर्स के साथ हम जो भी डील करते हैं, वो हमसे जो डील करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ना कुछ एक्ट लगना ज़रूरी है। नहीं तो क्या है, इसमें बहुत सारे फ्रॉड होने के चांसेस है, बहुत कुछ होने की चांसेस है। इसलिए जो है एक एक्ट लाया गया, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन के साथ अपना एक्सचेंज, चाहे फॉरेन वाला हमारे साथ डील करे या हम फॉरेन वाले के साथ डील करें, दोनों फॉरेन एक्सचेंज में आते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो एक है डेट, दैट इज़ एक होता है फेरा, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था ये, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस कम करते हुए एक नया वाला एक्ट लाया गया, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, दैट इज़ फेमा। फेरा था 1973, जिसको रिप्लेस किया है फेमा ने, दैट इज़ 1999, ठीक है। इधर तक क्लियर है। अब हम लोग को ये बात करते हैं कि एक ऑथोराइज्ड पर्सन क्या होता है। ऑथोराइज्ड पर्सन एक बैंक या पर्सन होता है जो कि एक ऑथोराइज्ड अंडर द फेमा टू डील द फॉरेन एक्सचेंज। इसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं है। ऑथराइज पर्सन जो है फेमा के अंडर, जैसा जिस तरह का डेफिनेशन है उसके हिसाब से एक ऑथराइज पर्सन लेते हैं, इसमें कोई आरबीआई का रोल नहीं है। अगला एक टॉपिक आता है आप लोग का कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, एक है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। दोनों में कैट दिख रहा है, लेकिन कैपिटल और करंट का डिफरेंस है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में एक ही चीज़ याद रखिएगा आप लोग, एसेट्स। एक वर्ड बताऊंगा बस, एसेट्स। जहाँ पे एसेट्स का डील हुआ, मतलब जहाँ पे एसेट्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बिटवीन द वी एंड अदर कंट्री, ठीक है। बट अदर कंट्री का हमारे साथ या हमारा अदर कंट्री के साथ एसेट्स का डील हो रहा है, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। बट अगर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की बात किया जाए तो वो रिलेटेड टू एसेट नहीं है, अदर देन एसेट। एसेट को छोड़ के जो भी डील हो रहा है, जैसे कि मान के चलिए आप कोई एजुकेशन के लिए दे रहे हैं, या अपने पेरेंट्स को पैसा भेज रहे हैं, या अपने बच्चों को पैसा भेज रहे हैं क्योंकि वो पढ़ रहा है वहाँ पे, या फिर हमारे यहाँ पे उनके बच्चे हैं पढ़ने तो वो उनको भेज रहे हैं। ये या फिर ट्रैवल के अकॉर्डिंग आप लोग का खर्चा हो रहा है, ट्रैवल के लिए आए हैं उसके ऊपर उसके हिसाब से खर्चा हो रहा है, या अपनी पत्नी को या अपने पति को भेज रहे हैं पैसा, या अपने बच्चों को भेज रहे हैं, या मेडिकल केयर के लिए भेज रहे हैं, ये सारे आ जाएंगे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। मतलब एक चीज़ याद रखिएगा, पेमेंट। पेमेंट वर्ड आया तो करंट अकाउंट हो जाएगा, एसेट आ गया तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। करेंसी क्या होता है? करेंसी क्या होता है? सिर्फ नोट होता है क्या? सिर्फ नोट्स नहीं। करेंसी इन ए फेमा क्या डिफाइन किया गया है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999 में करेंसी को कैसे डिफाइन किया गया है? नोट्स में किया गया है, चेक में किया गया है, ड्राफ्ट में किया हुआ है, ट्रैवलर चेक में किया हुआ है, लेटर ऑफ क्रेडिट में किया हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज में किया हुआ है, आपका प्रॉमिसरी नोट से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, सारा चीज़ जो है आप लोग का आता है करेंसी के अंडर। और फॉरेन करेंसी क्या होता है? क्वेश्चन ये भी बन सकता है। फॉरेन करेंसी वो होता है जो कि इंडियन करेंसी नहीं होता है, बस ख़त्म। ज़्यादा चिंता लेने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन आपके एकदम सिंपल रहेंगे, ठीक है। ठीक है, इसमें और कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है। एक होता है आपका, ठीक है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में आते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ट्रू एंड फॉल्स है। फर्स्ट बोल रहा है ऑथोराइज्ड पर्सन इज ए इंडिविजुअल अपॉइंटेड बाय द आरबीआई टू डील इन द फॉरेन एक्सचेंज। मैंने अभी भी बताया आपको,
जो होता है ऑथराइज्ड पर्सन, उसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं है। फेमा का रिगार्डिंग आप फेमा का जो भी अंडर जो ऑथराइज्ड पर्सन का डेफिनेशन है उसके हिसाब से ऑथराइज्ड पर्सन को चुना जाता है, चाहे वो बैंक हो या कोई पर्सन हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑथराइज्ड पर्सन जो है उसमें आरबीआई का रोल नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट एक साथ पढ़ते हैं। इसमें आप लोग को दिख रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अल्टर्स द एसेट्स और लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। और थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद द फॉरेन ट्रेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। देखिए इसमें क्या है, आपको एक ही चीज़ देखना है, कुछ नहीं देखना है। यह एसेट दिखा, यहाँ पेमेंट दिखा। मैंने अभी क्या बोला आपको, एसेट मतलब कैपिटल, पेमेंट मतलब करंट, मतलब दोनों एक्सचेंज हो गया, दोनों एक्सचेंज हो गया। सेकंड थर्ड में एक छोटा सा गलती क्या हो गया, कैपिटल की जगह करंट लिख दिए, करंट की जगह कैपिटल लिख दिए, तो इससे क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। तो आपका ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। मान के चलिए एक होता स्टेटमेंट सेकंड में अगर कैपिटल लिखा होता, थर्ड में करंट लिखा होता, दोनों ट्रू होता, लेकिन उल्टा लिख दिए करके दोनों फॉल्स हो गया। फोर्थ देखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। एसेट्स मतलब कैपिटल, पेमेंट मतलब करंट। अगला है आप लोग का फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड्स ट्रैवलर चेक। मैंने अभी भी बताया आपको, फॉरेन एक्सचेंज में ट्रैवलर चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रॉमिसरी बिल, पोस्टल ऑर्डर्स, मनी ऑर्डर, सब कुछ को ही फॉरेन एक्सचेंज में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है आरबीआई कैन रिवोक एनी ऑथराइजेशन गिवन टू ऑथराइज पर्सन। अब ये बात सुनिए, देखिए आरबीआई के पास ये तो पावर नहीं है कि ऑथराइज पर्सन को चुने वो। आरबीआई के पास वो आरबीआई चुनता नहीं है, वो तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर रहता है। लेकिन अगर आरबीआई चाहे तो ऑथराइज पर्सन खुद से ला सकता है वो, कि ये ऑथराइज पर्सन आपका काम करेगा, और जो असली ऑथराइज पर्सन है उसको हटा सकता है। ये आप लोग का है आरबीआई का पावर। ठीक है, आरबीआई फर्स्ट ऑथराइज पर्सन तो नहीं दे सकता, लेकिन बाद में ऑथराइज पर्सन को अपॉइंट कर सकता है अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम लगा। अगला लास्ट है जो आप लोग का, ये बोल रहा है सिविल कोर्ट जो है वो आपके फेमा में दखलंदाजी दे सकता है। बहुत ही गलत है। फेमा मतलब फेमा बहुत बड़ा चीज़ है, ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1910, इसमें सिविल कोर्ट का कोई रोल नहीं रहता है। ठीक है, ये आप लोग के कुछ क्वेश्चन थे जो कि आप लोग के चैप्टर नंबर 62 दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से रिलेटेड है। अगला हम लोग बात करेंगे दो की आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मॉर्गेज के रिलेटेड। मॉर्गेज आप लोग का एक होता है मॉर्गेज, एक जो कि आप लोग का इमूवेबल प्रॉपर्टी को देते हैं हम लोग बैंक में या फिर गिरवी में रख के, उसके बदले हम लोग पैसा लेते हैं। पर उसका मीनिंग ये नहीं है कि बैंक को दे दिए तो हम उस घर में रह नहीं सकते। दो कंडीशन, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। एक कुछ कंडीशंस होते हैं कि हमने अपना को गिरवी में दे दिया और वो बैंक ही देखेगी और बैंक ही रहेगी, और उसका रेंट वेंट भी बैंक ही देखेगी, सब कुछ उसी को मिलेगा फ़ायदा। ठीक है, और एक होता है कि आपका पोजीशन आपके पास ही होता है, पोजीशन आपके पास होता है, आप ही रहते हैं उसमें, सब कुछ रहता है, लेकिन वो रहता है बैंक के नाम से। तो ये है, उसमें रेंट जो भी मिलना है वो आपको ही मिलेगा, मतलब कस्टमर को मिलेगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा रहता है। कुछ कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्गेजेस हैं। एक तो होता है मॉर्गेज आप लोग का जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, एक होता है गुड्स का। ठीक है, गुड्स के थ्रू भी आप लोग जो है लोन उठा सकते हैं, गुड्स के थ्रू आपके लोन उठ सकता है सब कुछ। गुड्स का गुड्स के पोजीशन में भी आप लोग गुड के पोजीशन में भी आप लोग का लोन उठ सकता है। जैसे गुड्स है, अगर मैंने पैसा वापस नहीं किया तो पूरा गुड्स आपका है, तो आपके नाम से तो आप ले सकते हो उसको, आप लोग सेल कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं, गुड्स के नाम पे होता है। तो ध्यान रखिए आप लोग, जब भी मॉर्गेज की बात होगा या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात होगा, तब आप लोग का यूज़ होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कब होगा आप लोगों का, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज़ मॉर्गेज रिलेटेड। और अगर गुड्स की बात किया जाए तो उसके लिए अलग है लॉ, दैट इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये याद रखिएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यूज फॉर गुड्स दैट इज़ मूवेबल गुड्स, एंड फॉर इमूवेबल गुड्स दैट इज़ मॉर्गेज एंड लैंड के लिए सब कुछ के लिए आपका जो है प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 यूज़ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग ऑलरेडी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि आप लोग का ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील करता है मूवेबल गुड के साथ। बहुत ही गलत है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ओनली डील्स विद द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज़ लैंड। नेक्स्ट है आप लोग का मॉर्गेजर और मॉर्गेजी, तो आपको पता ही है। जैसे मेरे पास है ज़मीन, मैंने बैंक को अपना ज़मीन गिरवी में दिया, तो मैं मॉर्गेजर हूँ, बैंक मॉर्गेजी हो जाएगा, बैंक मॉर्गेजी हो जाएगा। लीज में दे रहा हूँ तो मैं क्या हो जाऊँगा, लेसर, मैं हो जाऊँगा लेसर, और लेसी जो है जो कि लीज पे लिया है,
ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग का और बनता है, मान के चलिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई लैंड दिए हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप लोग कोई लैंड दिए, कोई प्लांट के लिए, मशीनरी के लिए लैंड दिए हैं, तो उस लैंड को आपने लीज कैंसिल करना है, तो उसके लिए कितने दिन पहले नोटिस देना होगा। मान के चलिए मैंने अपना लैंड दिया है किसी मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए, तो मैंने कितने दिन पहले जो है उसका नोटिस देना है कि इतने दिन बाद आप खाली करके दे देंगे, ठीक है। तो ये होता है पीरियड आप लोग का 6 मंथ्स का पीरियड है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड टू है मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ द मनी गिवन बाय द वे ऑफ लोन। ये बोल रहा है मॉर्गेज क्या चीज़ है, उसका डेफिनेशन दिया है कि मॉर्गेज जो है इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर रहा है, इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर रहा है, पोजीशन उसी के पास है, इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर रहा है ताकि पेमेंट मिल सके सामने वाले से। सही है, एकदम बहुत सही है, सही एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है अगर बोला जाए तो, है ना। मॉर्गेज का एकदम सही डेफिनेशन है, यही होता है। अगला बात किया जाए इन ए सिंपल मॉर्गेज, थर्ड स्टेटमेंट पे देखेंगे हम लोग। इन ए सिंपल मॉर्गेज द मॉर्गेजर डज नॉट डिलीवर पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी। देखिए आप टाइप्स ऑफ मॉर्गेज हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ मॉर्गेज हैं, उसमें आप लोग देखेंगे, अगर बुक से देखेंगे तो काफ़ी सारे मॉर्गेज के टाइप दिखेंगे आप लोग को। जैसे कि सिंपल मॉर्गेज दिखेगा, कंडीशनल सेल मॉर्गेज दिखेगा, यूसोफ्रैक्चरी मॉर्गेज दिखेगा, आपका इंग्लिश मॉर्गेज दिखेगा, इक्विटेबल मॉर्गेज दिखेगा। तो इसमें से सिंपल मॉर्गेज का डेफिनेशन में ये लिखा है कि आपने मॉर्गेज आपने गिरवी तो रख दिया, लेकिन पोजीशन फुल्ली आप ही के पास है, आप ही उसमें रहेंगे, आप ही के पास पोजीशन फिल है। आप अगर रेंट में देते हैं तो उसका पैसा किसको, बैंक को जाएगा? नहीं, आप ही के पास आएगा, रेंट का पैसा भी आप ही के पास आएगा सिंपल मॉर्गेज में। लेकिन आप लोग का रेंट का पैसा कब बैंक के पास जाएगा? यूसोफ्रैक्चरी मॉर्गेज में रेंट्स जो आएंगे, जैसे मान के चलिए मेरी बिल्डिंग है, मैं उसमें रह तो रहा हूँ, पोजीशन तो मेरे पास है, लेकिन आपका उसका रेंट्स किसको देना होगा? आपको बैंक को देना होगा। ये हो जाता है, ठीक है। आप लोग का जो यूसोफ्रैक्चरी मॉर्गेज है उसमें आपका रेंट जो है वो बैंक को देना होगा, वो इंसान नहीं रख सकता। और सिंपल मॉर्गेज में क्या होगा? आपका सिंपल मॉर्गेज में पूरा का पूरा पोजीशन आपके पास है, तो उसका रेंट भी आप ही के पास आएगा। कंडीशनल सेल में क्या है कि एक डेट होता है कंडीशनल सेल में, उस डेट के बाद आप उस अगर ठीक से पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो उस प्रॉपर्टी को बेचने का हक है आपको, ठीक है। और एक होता है इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है कि एक डेट के बाद आप एक डेट नहीं, मतलब आप अपना जो मॉर्गेज है, आपने आपने जो लैंड है वो पूरी तरह आपको, आपने किसके नाम कर दिया? सामने वाले के नाम कर दिया, जो आपको पैसा दे रहा है, जो आपको पैसा दे रहा है उसके नाम कर दिया। वो उसको बेच सकता है, आराम से बेच सकता है। लेकिन अगर आपने पूरा पेमेंट कर दिया तो फिर से वापस करना पड़ेगा उस लैंड को आपको, उस बैंक को वो लैंड आपके नाम करना होगा फिर से वापस। ये होता है इंग्लिश मॉर्गेज। और इंग्लिश मॉर्गेज में एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोर्ट दखलंदाजी, कोर्ट का परमिशन का ज़रूरत नहीं है, कोर्ट का कोई प्री परमिशन का ज़रूरत नहीं है, इसमें आराम से बेच सकते हैं, क्योंकि ये मॉर्गेजर पूरा बाइंड कर देता है आपको, आपको बाइंड कर देता है लैंड के साथ कि ये लैंड तो आप ही का है आपका, ठीक है, इंग्लिश मॉर्गेज में, ठीक है। ये आप लोगों का क्लियर है। और एक होता है आपका टाइटल ऑफ डीड्स। टाइटल ऑफ डीड्स क्या होता है? ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स आपको पूरी तरह दे देंगे ना, पूरी तरह दे देंगे, तो उसमें आपको उसको बोलते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज में टाइटल ऑफ डीड्स पूरी तरह सामने वाले को दे देते हैं जो कि पैसा दे रहा है, ठीक है, टाइटल ऑफ डीड्स दे देते हैं। एक आपका इक्विटेबल मॉर्गेज है जिसमें रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी टाइटल ऑफ डीड्स दे दिया है, तो उसमें कोई रजिस्ट्रेशन का कुछ का जरूरत नहीं, कोई डीड का जरूरत नहीं है अलग से, ऑलरेडी आप लोग का टाइटल डीड्स मिल चुका है। लेकिन अगर दूसरा मॉर्गेज की बात की जो हर में आप लोग का रजिस्ट्रेशन अलग से, आप लोग का कोई है कॉन्ट्रैक्ट साइन होना जरूरी हो जाता है, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है इन ए मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल द कंडीशन ऑफ सेल इज दैट ऑन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी ऑन ए सर्टेन डेट द सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट। बहुत सही है। कंडीशनल सेल में मैंने क्या बोला आपको? अगर एक डेट के बाद अगर नहीं दे पाता है तो आपका जो है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, उसको बेचना आपका एब्सोल्यूट हो जाएगा, आप बेच सकते हो उसको। नेक्स्ट यूसोफ्रैक्चरी मॉर्गेज आप लोग को मैंने बताया, पोजीशन किसके पास रहेगा? मॉर्गेजी के पास रहेगा। इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। इन ए यूसोफ्रैक्चरी मॉर्गेज द मॉर्गेजर डिलीवर्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए यूसोफ्रैक्चरी
मॉर्गेज, द मॉर्गेजर डिलीवर्स पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी। अभी अभी मैंने बताया यूसुफ्रक्चरी में क्या होगा, आपका रेंट सब कुछ किसको मिलेगा, बैंक को मिलेगा। तो पोजीशन किसके पास हुआ, पोजीशन किसके पास होगा तभी उसको रेंट मिलेगा, जिसके पास पोजीशन होगा उसी को रेंट मिलेगा। तो बैंक को रेंट मिल रहा है तो बैंक के पास पोजीशन हुआ, मॉर्गेजी के पास पोजीशन हुआ। तो एकदम सही स्टेटमेंट है। अगला है इन इंग्लिश मॉर्गेज प्रॉपर्टी द ट्रांसफर एब्सोल्युटली बाय द मॉर्गेजर टू द मॉर्गेजी विद द कंडीशन ऑफ रीट्रांसफर। बहुत सही। अभी भी मैंने बताया है कि आपका इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है, आपने लैंड को आप पूरी तरह कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर देते हैं बैंक को, लेकिन रीट्रांसफ़र करना है आपको कब, अगर उसने सही से पेमेंट कर दिया। अगला है आप लोग का 7th स्टेटमेंट, दैट इज इन ए मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल और डीड्स द प्रॉपर्टी गिवन एज अ मॉर्गेज हैज़ टू बी सिचुएटेड इन ए नोटिफाइड टर्म्स। अगर आप लोग चैप्टर ठीक से पढ़ेंगे तो इसमें क्लियरली लिखा है कि अगर टाइटल ऑफ डीड्स वाला प्रॉपर्टी जो इक्विटेबल मॉर्गेज की बात कर रहे हैं उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि वो चीज़ जो है नोटिफाइड टाउन्स में ही होना है वो लैंड, ऐसा कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। तो ये आप लोग ये गलत हो जाएगा 7th, इससे कोई कंडीशन नहीं लिखा है। 8th है आप लोग का ए लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर कैन बी मेड टू ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। ये भी गलत है आपका लीज जो होता है वो ईयर बाय ईयर होता है, चाहे आप लोग एग्रीकल्चर लीज देखें, मैन्युफैक्चरिंग लीज देखें, कुछ भी देखें, तो ईयर टू ईयर होता है। उसमें आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। 1 साल से कम वाले में कोई नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। 1 साल से कम अगर आप दे रहे हैं किसी को लीज में तो वो नॉर्मली आप लोग का ओरली भी हो सकता है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा जहाँ हुआ तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, एक रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पोसेशन नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये वर्ड गलत हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा रजिस्टर्ड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये भी आपका गलत है। अगला देखते हैं 9th स्टेटमेंट, द डेप्टर हैज़ टू गिवन ए नोटिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। अब ये क्या होता है, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम ये होता है अदर देन इमूवेबल गुड्स, जो मॉर्गेज में रखे हैं आप लोग, उसको छोड़ के जो भी गुड्स की बात की जाए उसको बोलते हैं आपको एक्शनेबल क्लेम। चाहे उसमें फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट्स भी आ सकते हैं या फिर कुछ भी आ सकता है, उसके लिए आपको अलग से नोटिस देने की जरूरत नहीं है। मॉर्गेज में आपको नोटिस देना होता है कि मॉर्गेज में नोटिस देना होता है कि आपका ये डेट हो गया, अब आपको जो है ये आपका ये इसको हम सेल कर रहे हैं, ये वो इसके साथ एक एक्शन कर रहे हैं। बट एक्शनेबल गुड्स, एक्शनेबल क्लेम के साथ ऐसा कुछ नहीं है, उसके साथ एक्शन किया जा सकता है विदाउट गिविंग ए नोटिस टू द डेप्टर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज क्या है ये, फिलिंग द ब्लैंक्स। लीज ऑफ एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस कैन बी टर्मिनेटेड बाय द लेसर और लेसी बाय गिविंग ए डैश नोटिस टू द वन अनदर। लेसर लेसी क्या चीज़ है, जो लीज दे रहा है और जो लीज ले रहा है, ठीक है, जो लीज में ले रहा है, जो लीज में दे रहा है, दैट इज लेसर एंड लेसी। और ओ आर कब लगता है, जो दे रहा है, और जो ले रहा है उसमें डबल ई लगता है। ये तो क्लियर है आपको। अब ये बोल रहे हैं कि डील के कितने मतलब ख़त्म करने के, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के कितने पहले आपको नोटिस देना होता है, तो इसका आंसर है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स पहले नोटिस देना होता है, ये आपका फिक्स रहता है। अगला है ए मेमोरेंडम रिकॉर्डिंग मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल ऑफ डीड डज नॉट रिक्वायर। मैंने अभी भी बताया टाइटल ऑफ गुड्स है, टाइटल ऑफ डी टाइटल ऑफ गुड्स है या टाइटल ऑफ डीड्स है, टाइटल डीड्स है जो आपका मॉर्गेज का टाइटल डीड्स जो है, उसको अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है, नॉर्मल उसमें डीड से काम कर जाएगा, टाइटल डीड से काम कर जाएगा, तो डिज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। अगला है द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड इक्विटेबल मॉर्गेज आर डेब्ट डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स एंड क्या है और क्या हो सकता है, इंटेंशन एज सिक्योरिटीज़। इक्विटेबल मॉर्गेज का क्या मीनिंग है, एसेंशियल्स उसमें क्या क्या है, एक तो टाइटल ऑफ डीड्स है, इंटेंशन ऑफ सिक्योरिटी के थ्रू आपका सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाता है उसमें, इसीलिए इंटेंशन ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पे सही है। अगला है फोर्थ स्टेटमेंट, इन केस ऑफ एक्सेशन टू द मॉर्गेज प्रॉपर्टी वेयर द मॉर्गेजी इज इन पोसेशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी द मॉर्गेजी इज डैश ऑफ एक्सेशन। क्या बोल रहा है कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी का मालिक मैं बन गया हूँ, ठीक है, तो उसमें मॉर्गेजी का क्या होगा, मॉर्गेजी क्या होगा, एंटाइटल्ड होगा, एंटाइटल्ड ऑफ द एक्सेशन होगा, मतलब उसके नाम हो गया, टाइटल हो गया उसका। नेक्स्ट है ए मॉर्गेजर वाइल लॉफुली इन पोसेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी शैल हैव डैश टू मेक लेसर लीजस देयर ऑफ। क्या होगा, पावर होगा ना, अगर मॉर्गेजी जो है पोसेशन ले चुका है मॉर्गेज प्रॉपर्टी का तो क्या होगा, उसके उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उसको पावर मिल जाएगा, क्लियर है। अगला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द पावर ऑफ सेल विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट इज गिवन टू द मॉर्गेजी इन केस ऑफ। ये बोल रहा है कि
हम बिना कोर्ट को सूट फाइल किए या फिर कोर्ट से परमिशन लिए या कुछ भी नहीं करना है, अपने को डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। वो एक ही एक मॉर्गेज है, इंग्लिश मॉर्गेज, क्योंकि इंग्लिश मॉर्गेज में ये बात हो रहा है कि पूरा का पूरा स्टार्टिंग में ही आपने ट्रांसफ़र कर दिया अपने लैंड को, पूरी तरह ट्रांसफ़र कर दिया, पूरी तरह पोजीशन लेके हर चीज़ कि बेच लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने जब पैसा वापस कर दूंगा पूरा, तो वापस से मेरे को ट्रांसफ़र भी करना होगा। ठीक है, इंग्लिश मॉर्गेज में ये होता है ऐसा चीज़। अगला है ए लीज फॉर एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर्सन डीम्ड फॉर ए लीज फॉर। क्या होता है, जब भी आपका लीज देते हैं आपका, वो ईयर टू ईयर ही होता है, 100% ईयर टू ईयर ही होता है। एक साल बाद फिर से आपको उसको रिवाइज करना होता है, ईयर टू ईयर। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है, आप लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके होंगे। जब भी आप लोग के रिजल्ट, जैसे मान के चलिए आप लोग स्टूडेंट्स रहे होंगे कभी ना कभी, है ना, इससे पहले आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आ रहा है या फिर आप लोग के एग्ज़ाम्स के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तब आप लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन डालने से आप लोग का क्या होता था, आप लोग के मार्क्स आ जाते थे। जैसे अभी रिसेंट की बात करूँ तो आप लोग का SBI ने मार्क्स देना बंद कर दिया था। तो मार्क्स देना बंद कर दिया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत लोगों ने RTI एक्ट के थ्रू मार्क्स मंगाना चालू कर दिया। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ में कर सकते हैं। जो भी आप लोग का राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सब पब्लिक अथॉरिटी में यूज़ होता है, सारे पब्लिक अथॉरिटी में। ठीक है, सारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है, बट सारे पब्लिक अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है, आपका जो पब्लिक अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन से सब में होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन बनता है कि RTI सब में सारे ऑर्गेनाइजेशन में लागू होता है क्या, उसका आंसर हो जाएगा नो, ओनली पब्लिक अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में होता है कि आप लोग का राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है आप लोग का, ये एक्ट 2005 है, जो कि आप लोग का 15 जून 2005 को ये लागू हुआ था। 15 जून 2005 को। इसके मेन कारण तो यही था कि आपको ये पता चले, आपको ये राइट है कि आपने इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए वो आपको मिले विदिन 30 डेज। विदिन 30 डेज जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिले। अगर 30 डेज में नहीं मिलता है तो रिक्वेस्ट जो है वो डिस्पोज ऑफ हो सकता है, मतलब आपका रिक्वेस्ट जो है वो कैंसिल हो सकता है, रिक्वेस्ट बर्बाद हो सकता है। तो इसको बोलते हैं आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन का रूल्स। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हम लोग डिस्कस करें स्टार्टिंग करने से पहले। ओके, पब्लिक अथॉरिटी जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशंस ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट आर द पब्लिक अथॉरिटी। ये याद रखिएगा, जो भी बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है या अदर इंस्टीट्यूशंस है वो पब्लिक अथॉरिटी होता है। वो एक ऑफिसर अपॉइंट करती है, दैट इज़ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। हर पब्लिक अथॉरिटी जो है, जैसे मान के चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर कोई भी SBI या कोई भी बैंक है या फिर कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो आप लोग का एक ऑफिसर अपॉइंट करती है, दैट इज़ नोन एज द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका आता है कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने तो आपका रिफ्यूज़ कर दिया, तो क्या कोई रेमेडी है? रेमेडी है, आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जा सकते हैं, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जा सकते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। अगर आपका वहाँ पर रिजॉल्व नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप उसको रिकम्प्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, 10 रुपये लगता है आपका मैक्सिमम। और एक होता है आपका, ठीक है, इसमें आप क्वेश्चंस के साथ करेंगे तो ज़्यादा आपका क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 वाज इनेक्टेड टू कंटेन करप्शन। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अलग से, एकदम अलग टाइप से फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि करप्शन हटाने के लिए, हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट लाने के लिए, हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, आपका हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट करने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया गया। तो एकदम करेक्ट है। कोई भी चीज़ है आपका, उसको पारदर्शिता लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उस इंस्टीट्यूशन में आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 को लाया गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी बढ़िया है आपका, दैट इज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स October 12। बहुत गलत है, जून 15 को लाया गया, जून 15 को लाया गया आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। देखिए थर्ड क्वेश्चन आप लोग का है, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 रिपील्ड द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। पहले एक एक्ट था आप लोग का फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था, उसको चेंज किया गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में। ठीक है, ये बहुत सही है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला है फोर्थ, आप लोग का ट्रू एंड फॉल्स चल रहा है नहीं, ट्रू एंड फॉल्स है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अप्लाइज टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने बताया सारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा, ओनली पब्लिक अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन में जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 लागू होता है। तो फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों का
फॉल्स हो जाएगा। अगला है फिफ्थ, सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, गलत। पब्लिक अथॉरिटी जो है वही अपॉइंट करती है सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो सीआईसी होता है, सीआईसी जो आप लोग का सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन होता है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करती है, ना कि सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को। सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को पब्लिक अथॉरिटी खुद करती है, तो ये भी फॉल्स हो गया। अगला है पब्लिक अथॉरिटी क्या चीज़ है। पब्लिक अथॉरिटी क्या चीज़ है, मैंने अभी भी बताया, बैंक भी हो सकता है या फिर आप लोग का सिंगल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, दैट इज़ पब्लिक अथॉरिटी। तो आप लोग डी में पढ़ेंगे आप लोग क्या लिखा है इसमें, एनी अथॉरिटी और बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेल्फ। ये इतना ही पढ़िए, आगे का कोई मतलब ही नहीं है, इतना ही है, एनी अथॉरिटी बॉडी और द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ। ठीक है, इतना पढ़ लिए आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला है आपका सेवेंथ क्वेश्चन, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स राइट टू inspection of work documents and records, taking notes extracts, certified copies of the document of records, taking certified samples of the material। मतलब आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, सारे इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन तो राइट है आपका कि हर चीज़ को जाने आप, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ABC, दैट इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट। अगला बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आप लोग का इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन का आपका कंटिन्यूएशन है, ये अलग चैप्टर है आप लोग का। चैप्टर नंबर 64 65 दोनों डील करता है राइट टू इन्फॉर्मेशन के साथ। ये 65 चैप्टर आपका, दैट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। ठीक है, इसमें आप लोग को क्या क्या हो गया, डिस्पोजल अगर होता है आपका रिक्वेस्ट तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये सबको दिया हुआ है। 10 रुपये लगता है पेमेंट ऑफ फीस लगता है आपका, ठीक है, 10 रुपये लगता है आपका पेमेंट ऑफ फीस लगता है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, ये क्या होता है। जैसे मान के चलिए मैं हूँ, मेरा तो राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू मैं राइट्स है कि मैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ वो मैं मांग सकता हूँ। मान के चलिए मैं ABC कंपनी को बोला, ABC कंपनी के ऊपर RTA डाला कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट वो जो RTA जो इन्फॉर्मेशन था वो रिलेटेड टू XYZ कंपनी था, XYZ कंपनी था। तो ये XYZ कंपनी को ABC कंपनी जो मेरा रिक्वेस्ट है उसको ट्रांसफ़र करना है विद इन 5 डेज़, विद इन 5 डेज़ जो है उस रिक्वेस्ट को ट्रांसफ़र करना है आपको। किसको, ABC कंपनी को XYZ को ट्रांसफ़र करना है कि XYZ को बोलना है कि आपको ये बंदा रिक्वेस्ट मांग रहा है, ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो इसको प्रोवाइड कीजिए विद इन 30 डेज़। वो भी 30 डेज़ के अंदर करना है। अगर 30 डेज़ के अंदर नहीं करते हैं तो अपने वो ऑटोमेटिकली डिस्पोज ऑफ हो जाता है। उसके बाद वो नेक्स्ट जो है रेमेडीज़ के लिए जा सकता है आपका CIC के पास, ठीक है। और पेनल्टीज रहता है इसमें कुछ, ठीक है, आपका 250 रुपीज़ समथिंग उसको रहता है, पेनल्टी से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, इसमें बढ़िया क्वेश्चंस रहेंगे आपके। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, एवरी सिटीजन इज एंटाइटल टू सीक इन्फॉर्मेशन अंडर राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, एकदम सही है। हर सिटीजन को अथॉरिटी आपका कि वो राइट है उसको आपकी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सके। नेक्स्ट है, एवरी पब्लिक अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ एंड अपडेट देम पीरियडिकली। ये बोल रहा है पब्लिक अथॉरिटी जो है उसको ये हर चीज़ को अपडेट करना चाहिए रहता है, तो ये भी सही है। अगला है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स सेंट्रल पब्लिक, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये क्या होना था, पब्लिक अथॉरिटी होना था। सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को कौन अपॉइंट करते हैं, पब्लिक अथॉरिटी करते हैं, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है, ए पर्सन सीकिंग इन्फॉर्मेशन हैज़ टू डिस्क्लोज द रीज़न फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट और लॉजिकल क्वेश्चन है। आप लोग किसी भी चीज़ को रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो क्या उसके पीछे रीज़न है, उसको आपको डिस्क्लोज करना है क्या, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ डायरेक्ट लिखना है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्यों चाहिए ये ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो सामने से इन्फॉर्मेशन आ जाएगा अगर वो वैलिड है। तो कुछ चीज़ें रिजेक्ट भी होती है क्योंकि वो वैलिड नहीं होती, उससे ट्रांसपेरेंसी तो आएगा कंपनी में, लेकिन उससे कंपनी का लॉस हो सकता है, कंपनी का लॉस हो सकता है। इसलिए जो है कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो अपने को एक्सप्लेनेशन नहीं देना है कि किस लिए हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगला है फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, द सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हैज़ टू फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट ऑफ फॉर इन्फॉर्मेशन टू द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी विद इन द 5 डेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आप लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मैंने अभी बताया आप लोग को थर्ड पार्टी वाला। थर्ड पार्टी को कितने दिन में करना है, 5 दिन के अंदर उसको ट्रांसफ़र करना है रिक्वेस्ट को कि आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, सही है, 5 डेज।
करेक्ट स्टेटमेंट है। 6 स्टेटमेंट देखेंगे, द रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन हैज़ टू डिस्पोज ऑफ ऑर्डनली विद इन 30 days। 30 days में ऑलरेडी, अगर 30 days में नहीं आता रिजल्ट तो उसका मीनिंग यही है कि वो डिस्पोज ऑफ हो चुका है। अगला है, नो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन कैन बी सॉर्ट फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी। गलत है। अभी मैंने बताया कि थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन भी आपका यहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाइड है, ठीक है, कि अगर आप थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तब भी आपको मिलेगा। तो सेवन्थ क्वेश्चन का जो है वो फॉल्स हो जाएगा। फिर 8th क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड इज़ नॉट प्रोवाइडेड इट विल बी ट्रीटेड एज द डीम्ड रिफ्यूजल। अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो डीम्ड रिफ्यूजल तो होगा, तो ट्रू है। अगला है, देर इज़ नो रिड्रेसल इफ़ द सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर रेफ्यूजेज द प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। ये बोल रहा है सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर अगर रिफ्यूज़ कर देता है आपका इन्फॉर्मेशन का जो रिक्वेस्ट है तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो ये तो गलत है ना, ऑप्शन तो है ना आपके पास, आप रीअपील कर सकते हैं, आप लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये 9th आप लोग का जो है रॉन्ग है। 10th देखेंगे, तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन कैन रिकमेंड टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर इफ़ द लेटर फेल टू फर्निश, ठीक है। CIC क्यों अपॉइंट हुआ? CIC इसलिए अपॉइंट हुआ कि अगर आपका पब्लिक अथॉरिटी जो कि अपॉइंट किया है सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को, वो रिक्वेस्ट के थ्रू आपका इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है तो CIC जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन डाल सकता है आपका। अब वो एक्शन ले सकता है आपका पब्लिक अथॉरिटी पे। तो ये आप लोग का सही स्टेटमेंट है, दैट इज़ ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं जो कि आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें एक चीज़ आप लोग को याद रखेगा, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी डेफिनेशन इस एक्ट में दिया नहीं है। एक्ट का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट का डेट दैट इज़ 2002 में लाया गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। और इसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग का कोई डेफिनेशन नहीं दिया है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, शैल नॉट बी बट मे बी एक्सटेंड, अगर इसमें कोई भी ऑफेंस होता है तो वो ऑफेंस जो है 3 साल से 7 साल तक रहता है। इसका पनिशमेंट बता रहा हूँ, पनिशमेंट 3 साल से 7 साल तक जेल हो सकता है, प्लस 5 लाख तक का फाइन लग सकता है। एक और चीज़ आप लोग याद रखिएगा, नारकोटिक ड्रग्स से अगर रिलेटेड कोई भी ऑफेंस है तो दैट पनिशमेंट कैन बी एक्सटेंडेड टू 10 years ऑल्सो। 10 years की तक भी आपका उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। 5 साल तक जो है जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं आप कोई भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका आपका जो है रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। और ठीक है, और एक आपका, ठीक है, क्वेश्चंस में अगर हम लोग आ जाएं तो क्वेश्चंस के थ्रू धीरे धीरे समझ में आएगा बहुत सारी चीज़ें। एक आप लोग का होता है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स। जैसे मान के चलिए कोई भी आप लोग बैंक है, आप लोग बैंक में आप लोग PO हैं या स्केल 1 है, स्केल 2 है या क्लरिकल, कहीं भी हैं आप लोग, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ट्रांजेक्शन सस्पिशियस है, इसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, पैसा लेना देना हो रहा है, इलीगल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर द सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। और ये सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को आपको आगे बढ़ाना है, आगे रिक्वेस्ट डालना है कि ये सस्पिशियस ट्रांजेक्शन लग रहा है। कितने दिन मतलब आज ट्रांजेक्शन है हुआ है और आपको डाउट हुआ तो आपको कितने दिन के अंदर उसको करना है, अगले 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको उसको बताना है कि वो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है करके। तो 3 दिन आप लोग याद रखिएगा, 3 वर्किंग डेज, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चेक करने आते हैं तो उसमें आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, इंडिविजुअल के अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कंपनी के अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पार्टनरशिप फर्म के अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ट्रस्ट के अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अलग अलग लगते हैं, ठीक है। ये याद रख, डॉक्यूमेंट्स याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे बस ये याद रखना कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। चैप्टर के क्वेश्चन में हम लोग आएंगे तो इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है आप लोग का द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 डज नॉट अप्लाई टू बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बहुत ही गलत है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में कैसे अप्लाई नहीं होगा, बैंकिंग ट्रांजेक्शन में अप्लाई होगा ये, तो ये दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। अगला है आप लोग का द टर्म मनी लॉन्ड्रिंग हैज़ बिन डिफाइंड इन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट डिफाइंड, तो ये आप लोग का फॉल्स हो जाएगा। थर्ड है डायरेक्टर अंडर द एक्ट इज अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता, डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता है, तो ये तो स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अगर डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता तो कौन करता है? एक तो आपका सेबी कर सकता है, एक आप लोग का फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भी कर सकता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भी आप लोग का डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, या सेबी भी आप लोग का डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, पर RBI नहीं कर सकता, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड अंडर एक्ट इज टू बी मेंटेन फॉर 5 years। एकदम सही है, 5 साल तक आपका रिकॉर्ड मेंटेन करना आपका रूल है।
अगला है आरबीआई एंड सेबी कैन प्रिस्क्राइब द नेचर ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय द बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी का जो आप लोग का रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का जो प्रोसीजर है वो कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई या सेबी, ठीक है, दोनों कर सकते हैं, आरबीआई या सेबी दोनों कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है डॉक्यूमेंट्स टू बी वेरीफाइड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द क्लाइंट। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए इंडिविजुअल के लिए अलग होगा, कंपनी के लिए अलग होगा, पार्टनरशिप फर्म के लिए अलग होगा, ट्रस्ट के लिए अलग होगा। मैंने अभी अभी बताया, जैसे इंडिविजुअल के लिए अलग अलग है, परमानेंट एड्रेस है, सर्टिफाइड कॉपी, वैलिड डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। कंपनी के लिए आप लोग का एमओए और एओए लगेगा, है ना, सब कुछ लगेगा। और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड लगेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। ट्रस्ट में ट्रस्ट डीड लगेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। तो सब में अलग अलग लग रहा है। 7th क्वेश्चन देखेंगे, बैंक इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्वायर द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द क्लाइंट। आप लोग खुद सोचिए, बैंक में काम करते हैं, किसी का भी फाइनेंशियल स्टेटस ज़रूरी है कि नहीं? लोन दे रहे हैं आप लोग, उसको उधार दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं आप, ठीक है, उधार दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। लोन ऐसा मीनिंग नहीं है कि बैंक का पैसा जा रहा है या आप ही का पैसा जा रहा है सोच के आपको लोन देना पड़ता है, अगर आप मैनेजर हैं तो लोन दे रहे हैं आप, तो इसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटस देखना जरूरी है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। 8th स्टेटमेंट बात की जाए, ऑल कैश ट्रांजेक्शन ऑफ द वैल्यू मोर देन 10 lakhs और इक्विवेलेंट इन द फॉरेन करेंसी आर कवर्ड अंडर एक्ट। ये बोल रहा है कि फॉरेन करेंसी में अगर 10 लाख से ऊपर है कोई भी वैल्यू का ट्रांजेक्शन तो इसमें कवर होता है। तो ये भी आपका सही है, ये याद रखिएगा। 10 लाख जो है और फॉरेन करेंसी, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों वर्ड्स को कोरिलेट करके याद रखिएगा, ये दोनों एक्ट में आते हैं। लास्ट चैप्टर जो कि है बहुत ईजी चैप्टर है, दैट इज़ आईटी एक्ट 2000। डेट आप याद रखिएगा एक्ट का 2000। आईटी इसमें से बोल सकते हैं कौन सा एक्ट का डेट गलत है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से आपको पता करना होगा डेट क्या है। आपका 1872 याद आ रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रॉपर्टी एक्ट याद आ रहा है, सब कुछ याद आ रहा है आपको, ठीक है। और अब आ जाता है आपका आईटी एक्ट 2000 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट याद आ रहा है आपको। ये सारे एक्ट जो है डेट्स के थ्रू आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सा फॉल्स है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा डेट एंड कौन सा एक्ट मिसमैच है। तो आईटी एक्ट 2000 में क्या है, नॉर्मल है आपका कि आईटी को लाया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लाया गया। पहले क्या है, सिग्नेचर आप लोग का वो क्या बोलते हैं, आपका सिग्नेचर आपका फालतू मतलब डिजिटल सिग्नेचर नहीं लिया जाता था, क्योंकि उतना डिजिटल नहीं था। लेकिन आईटी एक्ट आने के बाद से डिजिटल सिग्नेचर लेना गया, उसके बाद बहुत इजी हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखा गया, जो कि बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड होता है, बहुत लंबे तक रख सकते हैं और ज़्यादा रिकॉर्ड रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे फिजिकली रखना बहुत मुश्किल था, ठीक है। इसमें पेनल्टी याद रखिएगा, 1 करोड़ का पेनल्टी होता है कोई भी ऑफेंस में, ठीक है। और इसमें एक ही क्वेश्चन आपका है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो डेट और एक ये कि आईटी एक्ट आपका जो आईटी एक्ट है वो इंट्रोड्यूस किसने किया। उसको इंट्रोड्यूस किया है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ ने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो ये तीनों गलत ऑप्शन है, ये तीनों गलत ऑप्शन है, नन ऑफ द आंसर होगा। और आंसर आप लोग का हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ ने लाया है आपका आईटी एक्ट। तो इसमें और कुछ तो है नहीं इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये एक होता है आप लोग का की पेयर में आप लोग का जो होता है डिजिटल सिग्नेचर, एक अपलोड करता है एक वेरीफाई करता है। अपलोड करने को बोलते हैं प्राइवेट की, अपलोड, एक मिनट मैं गलत बोल रहा हूँ शायद, प्राइवेट की इज मैथमेटिकल, पब्लिक की विच आर टू बी सो रिलेटेड टू पब्लिक की कैन वेरीफाई, हाँ सही है। जो आपका अपलोड करता है, क्रिएट करता है, दैट इज़ प्राइवेट की, और जो वेरीफाई करता है दैट इज़ पब्लिक की पेयर में जो पब्लिक की है वो वेरीफाई करता है और प्राइवेट की जो है वो क्रिएट करता है डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। ये एक चीज़ याद रखिएगा, पब्लिक और प्राइवेट का, पब्लिक कभी भी याद रखिएगा, वेरीफाई याद रखिएगा, पब्लिक की वेरीफाई, प्राइवेट की क्रिएशन ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर। ये आप लोगों का की पेयर, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें जो कि आपको याद रखना है। और ये वाला जो बुक था उसमें मेन तो आपका कॉमन सेंस बहुत काम आएगा। सिंपल है, आपको थोड़ा सा पढ़ के थोड़ा टाइम दे के आपको एलिमिनेट करते जाना है कि क्या नहीं हो सकता आंसर, और फिर जो बचेगा वो तो आंसर ही है। 4 ऑप्शन है, 3 अगर एलिमिनेट कर दिए तो बचा वाला तो एक ही है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो एलिमिनेट करना सीखिए एंड आराम से हम लोग जो है क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे आगे। इस ये वाला तो आपका पूरा का पूरा बुक कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले बुक के साथ, ठीक है। और उसमें हम लोग मिलते हैं एंड इसको दो बराबर आप लोग रिवाइज करते रहिएगा एंड
जैसे टाइम मिलता है उसके क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।